बेटा ये सवाल मैंने यूं ही रोका था क्योंकि सवाल बहुत ज़रूरी है, हर बोर्ड में आता है। रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल सॉल्व करने के लिए आता है, आप देखें कैसे होगा। आसान सवाल नहीं है, मुश्किल है और थोड़ा समझते हैं। फिर में 1.3 अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूफ, उपपत्ति मतलब प्रूफ। ये रूट दो, रूट पाँच, रूट तीन, कुछ भी सवाल आता है, सब सवाल इस तरह होंगे। रूट दो ले लें या रूट तीन ले लें या रूट पाँच ले लें या रूट सात ले लें या रूट 11 ले लें, ये सब सवाल इस प्रकार से होंगे। इसके विपरीत ये मान लेते हैं, अभी दिखाना है अपरिमेय संख्या है तो हमने उल्टा मान लिया, इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है उल्टा मान लेना, ठीक है। विरोधाभासी, विरोधाभासी कहते हैं, विरोधाभासी होता है उल्टा, जिसकी बात में उल्टे आभास, उल्टेपन की बुआ है। हमें रूट दो अपरिमेय दिखाना है और हमने क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। क्या मान लिया, रूट दो एक परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय की परिभाषा होती है, परिभाषा होती है कि ये पूर्णांक आर और एस से बने होंगे। रूट दो बराबर पी बटा क्यू लिख लो या आर बटा एस लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, कोई नंबर नहीं है। रूट दो बराबर आर बटा एस होगा, जहां नीचे वाला जीरो नहीं होगा, हर जीरो नहीं होगा, एस बराबर जीरो नहीं होगा। और आर और एस में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होगा, एक के अतिरिक्त कोई कॉमन नहीं होगा। इसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनफल से आर और एस को विभाजित करके रूट दो बराबर ए बटे बी प्राप्त कर सकते हैं, जहां ए और बी सहभाज्य को प्राइम है। अगर इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है आर बटा एस है, जैसे मान लो 5/10 है, तो 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो अब 1/2 आ गया। ये इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। क्या है, 5 कॉमन है, उससे कॉमन काट दिया। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं, कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तब उससे काट के हमने प्राप्त कर लिया। अब 1/2 क्या हो गया, ये हो गया। और ये 5/10 क्या हो गया बेटा, ये था आर बटा एस, जहां ए और बी सहभाज्य हैं। अतः बी रूट दो, ये गुणा में चला गया भाग वाला, बी रूट दो बराबर क्या हो गया, ए हो गया। थोड़ा सा आगे आते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिए, वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, तरफ पुनर्व्यवस्थित करने पर हम प्राप्त होता है बी का स्क्वायर हो जाएगा, रूट दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। 2 को भाग देगा, बी क्या है, पूर्णांक है, तो ए जब पूर्णांक होगा, पूर्णांक को पूर्णांक से 2 से भाग करेंगे तो पूर्णांक आएगा। बी और ए क्या है, पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर को 2 से भाग करेंगे तो क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है। तो बी स्क्वायर क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। जब ए और बी दोनों पूर्णांक हैं, बी से भाग हो रहा है, तो पूर्णांक 2 के गुणा में होगा। ए बराबर क्या होगा, 2c होगा, क्योंकि 2 से भाग हो रहा है। बी स्क्वायर बराबर क्या था, बी स्क्वायर बराबर क्या था, 2a स्क्वायर था। तो ए बराबर क्या होगा, क्योंकि 2 से भाग हो रहा है, तो ए बराबर क्या होगा, 2c गुणा 2c होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तभी तो कटेगा, जब तो पूर्णांक आएगा। यानी ए बराबर क्या मान सकते हैं, 2 से मान सकते हैं, और सी क्या होगा, पूर्णांक होगा। ए का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर आता है और b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर प्राप्त होता है। ए का बराबर 2c रख दो समीकरण के अंदर, ए बराबर 2c था, रख दें, b स्क्वायर बराबर, तो 2b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4c स्क्वायर हो गया, क्योंकि ए बराबर c स्क्वायर था। कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 2 द 4, इसका अर्थ है कि 2b स्क्वायर को याद करेगा। अब 2 दोनों को याद कर रहा है, इसलिए 2b को भी याद करेगा। और हमने पहले बता दिया कि दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, कॉमन आ गया ना, आ गया, क्योंकि बी की वैल्यू भी क्या आ गई, 2c आ गई, और ए की वैल्यू क्या है, 2c आ गई। ये भी 2 गुणा है, तो कॉमन क्या आ गया, इन दोनों 2 आ गया। और कॉमन हमने माना नहीं था, सवाल में उल्टा करा था, परंतु इससे तथ्य को विरोधाभास मिलता है, उल्टी पॉइंट मिलता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक
त्रुटिपूर्ण कल्पना कर लीजिए रूट 2 परिमित संख्या, हमने गलत सवाल लिख दिया परिमित संख्या है। तो इससे पता चलता है कि रूट 2 एक अपरिमित संख्या है, ठीक है, क्योंकि उल्टी बात है, हमने उल्टी बात ले दी। रूट 3 एक अपरिमित संख्या सिद्ध करना है, रूट 3 परिमित संख्या मान ली, रूट 3 बराबर a बटा b ले लिया, वही सवाल है, रूट 3 बराबर a हो गया, 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर लिया, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, किससे गुणा होगा, 3b स्क्वायर से, a स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, 3 a को विभाजित करेगा, हम a बराबर 3 से लिख सकते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है, 3b स्क्वायर का a की वैल्यू लगा दो, a की वैल्यू कितने लगा दो, 3 से लगा दो, तो 9c स्क्वायर हो गया, 3 से 3 कट गया, 20 स्क्वायर आ गया, 3 से स्क्वायर किया, 20 स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, तो पूर्णांक आ गया। फिर वही बात उल्टी हो गई, b भी 3 से विभाजित हो रहा है और a भी 3 से विभाजित हो रहा है, और a और b दोनों कहाँ है बेटे, a और b दोनों क्या है, a और b दोनों जो है वो कोई भी कॉमन नहीं है, तो आगे a और b सहभाज्य है, सवाल गलत हो गया, ठीक है, विरोधाभास हो गया, सिद्ध हो गया। थोड़ा करने की कोशिश करेंगे, अब पॉइंट आते हैं, एक परिमित संख्या और एक अपरिमित संख्या का योग या अंतर एक अपरिमित संख्या होता है, एक शून्यतर, शून्य के अलावा, शून्य के अलावा, जीरो के अलावा, ठीक है, शून्यतर कहलाता है। परिमित संख्या, परिमित संख्या गुणनफल या भागफल एक अपरिमित संख्या होती है। यहाँ हम उपरोक्त कुछ विशिष्टता सिद्ध करेंगे। उदाहरण 5-√3 एक अपरिमित संख्या है। इसके विरुद्ध मान लेंगे 5-√3 एक परिमित संख्या मान लिया, तो 5-√3 बराबर क्या हो जाएगा, a बटा b हो जाएगा, जहाँ a और b दोनों क्या पूर्णांक होंगे और b जीरो नहीं होगा और दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। 5 - ab को उठा कर लिया है, बराबर √3 हो गया, √3 बराबर क्या हो गया, 5 - ab हो गया। a और b पूर्णांक है और पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करेंगे क्या आ जाएगा, पूर्णांक आएगा, पूर्णांक में से 5 में घटाएंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक क्या आएगा। ध्यान से देखें लेफ्ट राइट हैंड साइड, 5 में से a बटा b, अब a और b क्या है पूर्णांक के मान खुद भी रख लो, 4/3 रख लो, ठीक है, 3 5 15 15 में 4 का कितने थे, 11/3 बचे। 11/3 क्या है, अपरिमेय, परिमेय है, क्या है, ये तथ्य विरोधाभास रूप से रखेंगे। 5 - a बटा b परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a और b पूर्णांक है, पूर्णांक को जब आपस में 5 में घटाएंगे तो पूर्णांक की प्राप्त होगा, पूर्णांक नहीं परिमेय संख्या प्राप्त होगी, क्या होगी, a और b पूर्णांक है, इनको भाग करेंगे तो परिमेय आएगी, और परिमेय को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, परिमेय आएगी, क्या आएगी, ये परिमेय आ गई। लेकिन √3 इसके बराबर किसका आ रहा है, अपरिमेय के लेफ्ट साइड में क्या है, अपरिमेय है, और राइट साइड में क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है, तो क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, नहीं हो गया, विरोधाभास हो गया, लिख देंगे ये विरोधाभास प्राप्त होता है, कॉन्ट्राडिक्ट होता है, √3 एक परिमित संख्या है, ये विरोधाभास अपनी गलत कल्पना का होगा 5 में 3, तो उल्टी बात हो गई। 3√2 एक परिमित संख्या, आप अगला सवाल लिखते हैं बेटा, ये व्हाइट बोर्ड पे मैं सवाल कराऊंगा अभी। हमने मान लिया, फिर दोबारा वही मान लिया, क्या है कि √2 बराबर परिमित संख्या है, अपरिमित सिद्ध करनी है। जब √2 हमें √2 बराबर क्या मान लिया, a/3 भी मान लिया, इसलिए a/3 भी परिमित संख्या होगी, लेकिन √2 क्या है, एक परिमित संख्या है, तो फिर वो विरोधाभास हो गया। a और b क्या है, पूर्णांक है, a को कोई पूर्णांक रख लो, 17/19 रख लो और 3 से भाग करो, तो ये क्या आ गया, 17/19 या 57 आ गया। तो ये क्या हो गया बेटा, ये P/Q की फॉर्म में हो गया, और P/Q की फॉर्म में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो गई। लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है, अपरिमेय है, और राइट साइड में क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, विरोधाभास हो गया, उल्टी बात हो गई, क्योंकि हमने गलत स्टेटमेंट मान ली थी, सवाल गलत हो गया, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये सवाल बेटा कल को मैं व्हाइट बोर्ड पर कराऊंगा अलग, और आप करने को करने, सारांश है मेरा चैप्टर का। हमने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को भाज्य संख्याओं के अंतर के रूप में व्यक्त किया जाता है, पता है मैंने, यदि p को भाज्य संख्या हो, p a को व्यक्त करता है, p a को भी विभाजित करेगा, ये भी समझ में आ गया। √2 √3 परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय, चलिए पहला पाठ हो गया विशेष, फॉर्मूला HCF से निकालना आता है आपको। अब मैं बोर्ड के आए हुए सवाल करूंगा बेटा, इसी के बोर्ड के आए हुए सवाल करूंगा √2 परिमेय।
ठीक है, ये चैप्टर बंद कर रहा हूँ मैं। इस चैप्टर को आज एंड करेंगे। द्रव अवस्था परिवर्तित हुआ बिना ठोस अवस्था में सिद्ध गैस बदलने की प्रक्रिया का उद्रपातन कहते हैं। मैंने कहा उद्रपातन को इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है किसी ठोस को बगैर द्रव में बदले सीधा गैस में बदल देना, सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, या उद्रपातन कहलाता है। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया निक्षेपण कहते हैं। उल्टे बात क्या हो, निक्षेपण हो गया, जमना मतलब इकट्ठा होना। निक्षेपण जमना नहीं, सॉरी, जमना तो फ्रीजिंग होता है, निक्षेपण इकट्ठा होना। दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या हुआ? हम जानते हैं घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। सिलेंडर भरी गैस पर दाब लगाने पर संपीड़न हो जाएगा, दब जाएगा वो। सिलेंडर में गैस भर के हम दबाव लगाकर गैस ज़्यादा भर सकते हैं। क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है दाब बढ़ाने घटाने पर उसके बीच की दूरी कम हो जाएगी? बिल्कुल, दाब बढ़ाने पर उसके बीच की दूरी कम हो जाएगी, दाब घटाने पर गैसों के बीच की दूरी काफ़ी बढ़ जाएगी। पिस्टन, सिलेंडर ले लो, पिस्टन दबाओ, सिलेंडर पूरा सिस्टम है, पिस्टन उसका वॉल्व होता है जो दबाते हैं। दबा के इन कणों के बीच की दूरी हमने कहाँ रख लिया, को यहाँ ले आया, कितना कर दो, कंप्रेस कर दिया, दबा दिया। दाब बढ़ाने में पदार्थ कणों के समीप लाया जा सकता है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित इकट्ठा किया जाता है। ठोस CO2, वो सिलेंडर होता है जो रेड कलर का स्कूलों के बाहर लगा होता है, सब जगहों, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, बड़ी कंपनी, बड़ी बिल्डिंगों में लगा होता है, ताकि कहीं आग लग जाए तो उसको दबाकर उसमें से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और जला देता है। इसे उच्च दाब पर इकट्ठा किया जाता है जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर, 1 वायुमंडलीय दाब हो जाता है। 1 वायुमंडलीय दाब बेटा इतना होता है, 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। 76 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 76 सेंटीमीटर 760 मिलीमीटर दाब हो गया। P बराबर H रो जी का फॉर्मूला आ जाता है, P बराबर H रो और जी। H ऊंचाई होती है 76 सेंटीमीटर, ले लेंगे, मीटर बदल लेंगे। रो घनत्व जो होता है 13.4 होता है पारे का, जी 9.81 लगा देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 10⁵ पास्कल। इसमें H होता है 76 सेंटीमीटर को बदल लिया, 100 से भाग करा, मीटर हो गया। रो जो घनत्व होता है वो कितना होता है पारे का, 13.6 गुणा 10⁻³ होता है, और जी का मान होता है 9.81। जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल माना जाता है, सॉल्व कर लिया जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में रहता है। अगर इसमें 1 एटमॉस्फेयर हो, सही वातावरण में खोल दो, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर ठोस है वो सीधा गैस में बदल जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ लाती है, इसलिए क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहते हैं या शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं ठोस हो गई। अब देख लें, ठोस से संगलन गलाया, गलनांक करा, द्रव बना, द्रव को भाप बनाया, वाष्पीकरण करा, गैस बन गया। गैस को निक्षेपण हुआ, गैस सीधा ठोस से बदल सकता है, उद्रपातन। सीधा ठोस से बगैर द्रव बदले गैस में बदल जाएगा, और गैस बगैर द्रव बदले निक्षेपण बदले ठोस में आ जाएगा। द्रव गैस को संघनन करेंगे, ठंडा करेंगे तो द्रव बन जाएगी, और द्रव को और ठंडा करेंगे, जमाएंगे तो बर्फ बन जाएगी। ठीक है, ठोस बन जाएगा। ये सब समझताएं आपको पता होती हैं, सिंपल सी समझताएं। सवाल है बेटा, 300 केल्विन और 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलो। मैंने कहा था केल्विन जो है वो पैमाना है, वहाँ से स्टार्ट करा गया है जहाँ से कोई भी कण का अस्तित्व चालू होता है, 0 केल्विन कहते हैं, और जो -273.15 करना पड़ता है, तो -273.15 273.15 है, लेकिन हम ये नहीं लेंगे, ये 15 को छोड़ देंगे, लगभग 273 ले लेंगे। तो 300 केल्विन में से 273 जब माइनस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सेल्सियस में बदल जाएगा, सेल्सियस में बदल जाएगा। इसमें से भी 273 माइनस करोगे
तो ये सेल्सियस में बदल जाएगा। निम्न तापमान में जल की भौतिक अवस्थाएं होंगी। 250 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? 250 डिग्री सेल्सियस पर बेटा जल की अवस्था होगी, कौन सी अवस्था होगी? गैस, भाप, वाष्पीकरण। 100 डिग्री सेल्सियस कौन सी होगी? 100 डिग्री सेल्सियस दोनों होती हैं। 100 डिग्री सेल्सियस का जल भी होता है, संक्रमण अवस्था कहते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प भी होती है। क्या होती है? वाष्प भी होती है। उस वक्त टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, उस पर टेम्परेचर उसकी गुप्त ऊष्मा बढ़ाने में बढ़ता है। तो दोनों अवस्थाएं होंगी। संक्रमण अवस्था कह सकते हो, और किसकी संक्रमण होगी? द्रव और गैस की। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? क्योंकि किसी ताप की जब तापमान स्थिर रहता है, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ से 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनाएंगे तो तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि इस वक्त जो ऊर्जा ऊष्मा होती है वो गुप्त ऊष्मा, यानी उसके जो बंध हैं ठोस अवस्था, ठोस से द्रव अवस्था में बदलने में, बंध को तोड़ने में खर्च हो रही है। ठीक है, में खर्च हो रही है। इसलिए यहाँ पर तापमान नहीं बढ़ता है किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के कारण। ठोस से द्रव या द्रव से गैस में 100 डिग्री सेल्सियस का पानी ले लें, शुद्ध पानी जल ले लें, तो 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से 100 डिग्री सेल्सियस की भाप बनेगी। उस वक्त उसमें टेम्परेचर जाएगा, काय में उसमें ऊर्जा काय में जाएगी? टेम्परेचर बदलने में नहीं, अवस्था परिवर्तन जाएगी। वायुमंडलीय गैसों को द्रव परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडलीय गैसों को द्रव परिवर्तन करने के लिए उसका तापमान और टेम्परेचर को नीचे किया जाता है, लिक्विफाइड किया जाता है, और उसके दाब भी लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है, टेम्परेचर कम किया जाता है। ठीक है, द्रव परिवर्तन करने के लिए विधि का नाम लिख लें। वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा या दाब बदलना आवश्यक होता है? क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल सकता है? बिना क्वथनांक पर पहुंचे बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस का हमने तापमान नहीं पहुंचाया और द्रव से वाष्प बदल दें, उसको जल को खुला देने पर धीरे धीरे वाष्प बदलती होता नहीं होता है। पानी को जमीन में छोड़ दें बेटा, क्या होगा? पानी भाप बन के खुद ब खुद छोड़ उड़ जाता है। उस वक्त तो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म नहीं करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तो भाप बन ही रहा है, लेकिन वाष्पीकरण जो होता है, इवापोरेशन, वो हर टेम्परेचर तापमान पर होता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं द्रोण जल को, क्या हुआ? हम जानते हैं पदार्थ कण हमेशा गतिशील होते हैं, पदार्थ कण हमेशा गतिशील होते हैं। ठोस में गतिशीलता ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल, नगण्य, बहुत कम होती है, लेकिन द्रव में गतिशीलता काफी होती है और गैसों में बहुत ज्यादा होती है। निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और क्वथनांक से कम तापमान पर भी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लें परिभाषा। वाष्पीकरण को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करेंगी, किस किस उससे आप पता है? ये तो एक्टिविटी कर लेना बेटा, बहुत सिंपल एक्टिविटी है, मैं यूं नहीं पढ़ा रहा हूँ, टाइम बहुत लग रहा है, और ये वो है आप घर में होती है। आप देखो वाष्पीकरण दर कब बढ़ेगी? वाष्पीकरण की दर 1 सेकंड में वाष्प बनने की दर। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है, एक लंबे पतले गिलास में पानी लो और एक बड़ी ट्रे में पानी लो, तो ट्रे वाला पानी क्या जल्दी उड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया। सतही क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण दर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कपड़े हम सुखा के जब फैला के डालते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, गुड़ी मुड़ी डाल देंगे ऐसे करके, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो वो कपड़े कम देर से खुलेंगे। तो दूसरा क्या है? तापमान वृद्धि। अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो तापमान ज़्यादा होगा, तो अधिक कणों में पर्याप्त गति ऊर्जा मिल जाएगी, उनमें ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगी और वो वाष्प बन के उड़ जाएंगे। आर्द्रता में कमी, नमी कमी। अगर नमी हवा में ज़्यादा होगी, बरसात में कपड़े देर से सूखते हैं क्योंकि नमी ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है। आर्द्रता को नमी या ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी कहते हैं। विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान में हमारे आसपास की वायु में निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होती है। जब वायु में जल वायु की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। पानी ज़्यादा होगा तो वो पानी का मात्रा निकलने की प्रकृति कपड़ों में से निकल के कहाँ आएगा? वो वातावरण में आएगा, और वातावरण में ऑलरेडी पानी है, हवा में पानी है। जब हवा में पानी है तो कपड़ों से पानी निकलकर या किसी और जगह से पानी निकलने की दर क्या है? स्पीड क्या है? कम हो जाएगी। ठीक है, अगर नमी ज़्यादा है हवा में तो वो कम काम करेगी। वायु गति में वृद्धि, अगर गति में वृद्धि ज़्यादा हो गई तो वो ऊर्जा वही ट्रांसफर हो जाएगी। वायु तेज होने से जल वाष्पीकरण वायु के साथ उड़ जाते हैं और लेकर चले जाते हैं, ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगी। वाष्पीकरण शीतलता कैसे होती है? तो दर बढ़ जाएगी। खुले हुए बर्तन रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है।
वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन, एसीटोन होता है नाखून को पॉलिश हटाने वाला ठंडा ठंडा द्रव, आपने देखा होगा पेट्रोल लगा लो या वो आता है क्या कहते हैं, एक स्पिरिट आता है, स्पिरिट लगाओ, स्पिरिट से जख्म कराते हैं, तो गिराते हैं तो क्या होता है, वो बेटा ठंडा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो वो ऊर्जा लेकर हमारे शरीर से और हवा में, वातावरण में विलीन हो जाता है। जब वातावरण में चला जाता है तो हमारी ऊर्जा जो निकलती है तो उसके कारण हमें ठंड का एहसास होता है। हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, आपकी हथेली या उसके आसपास से, और वाष्पीकृत हो जाते हैं, भाप बन जाते हैं। हथेली पर शीतलता महसूस होती है। जब हथेली में से ऊर्जा निकल गई, ऊष्मा निकल गई, तो क्या ठंड का एहसास होगा, तो हमें हथेली पर ठंडक का एहसास होता है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर खुले स्थान में जल छिड़कते हैं। अब जल के कारण क्या होगा, जल वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा लेकर ऊपर चला जाएगा, शीतल ठंडा बनाएगा। आप वाष्पीकरण शीतल होने का उदाहरण दे सकते हैं। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हम शीतलता मिलती है। जब हमारी गर्मी से पसीना निकल जाता है तो पसीने के साथ साथ क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा भी निकल जाती है, और जब ऊष्मा ऊर्जा निकलेगी तो वो ऊर्जा हमारे जिस्म से कम हो जाएगी, और ऊर्जा जब हमारे जिस्म से कम हो जाएगी तो हमें कम गर्मी लगेगी, ठंडक का एहसास होगा। वाष्पीकरण के दौरान द्रव के सतह कण हमारे शरीर आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में जल जाते हैं। वाष्प की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित होती है। जितनी ऊर्जा लेकर जाएंगे उतनी ऊर्जा हमारे जिस्म से निकल जाएगी और वो वाष्पीकरण मिल जाएगी, जिससे शरीर शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूल्ड हो जाएगा। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीली जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? बड़ा सिंपल होता है बेटा। जो बाहरी जो बूंदें होती हैं, पानी हवा में है, पानी उस ठंडे गिलास से टकराता रहता है और टकरा टकरा के वो ठंडा होता रहता है, क्योंकि ऊर्जा लेकर निकलते रहते हैं। जब वो ठंडे इलाके में आएगा, ठंडी जगह पे आएगा, तो कंडेंस हो जाएगा, जम जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा, और भाप से पानी की बूंदें बन जाएंगी, और पानी की बूंदें बनकर वो उस पर इकट्ठी हो जाएंगी। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा पानी में संपर्क आकर कम हो जाती है और ये द्रवावस्था में बदल जाता है, हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? क्योंकि जब कूलर वायु उसके साथ स्पीड के साथ चलता है तो वो हवा के कणों को लेकर उड़ जाता है, और हवा के कणों को लेकर जाएगा तो हवा के कणों में पानी की मात्रा और साथ में गर्मी की मात्रा ज़्यादा होती है, और जब हवा ठंडक से साथ जाती है तो वो ऊर्जा कम हो जाएगी, और हमारे आसपास के वातावरण के आसपास जब ऊर्जा कम होगी तो हमें ठंडक का एहसास होगा। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? घड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं, बारीक बारीक छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों से पानी वाष्पीकृत होता रहता है, और जब पानी वाष्पीकृत होगा, भाप बन के उड़ जाएगा, तो वो उनकी ऊर्जा लेकर चले जाएंगे। ऊर्जा लेकर जब जाएंगे बेटा तो उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी और जल का दंड हमें ठंडा महसूस होगा। एसीटोन पेट्रोल का दवा आ गया अभी, कप के ऊपर एग्जाम्पल दिया। कप की अपेक्षा प्लेट से हमें गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों लेते हैं? प्लेट में जब हम सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, प्लेट में पानी या कोई भी चीज़ चाय रखने पर उसका सतही क्षेत्रफल लग जाता है तो उसका वाष्पीकरण आसानी से हो जाता है। ऊपर से जो कण हैं उसके वाष्पीकरण ऊर्जा लेकर निकल जाते हैं तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है, उसका ऊर्जा कम हो जाएगी तो ठंडक का एहसास करेगा। गर्मियों में किस तरह कपड़े पहनने चाहिए बताने की जरूरत नहीं है, सूती कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, चैप्टर बेटा ये भी फिनिश हो गया। बेटा सवाल हम कराएंगे, इसको बंद करना है अभी, चैप्टर पहला फिनिश हुआ। बेटा संख्या रेखा पर √2 का एक स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए।